हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे एक व्यक्ति की वजह से लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और ये भी कह सकते हैं कि उस एक व्यक्ति की वजह से जो सेकंड वर्ल्ड वार था वो ख़त्म हुआ था। तो जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सेकंड वर्ल्ड वार को एक दिन में ही ख़त्म करवा दिया था। तो चलो आज पढ़ते हैं ओपेनहाइमर की क्या कहानी है और कैसे उसने दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म करवाया था। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया था। अब कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें एक पक्ष की हार होती है, दूसरे पक्ष की विजय होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों पक्षों की हार हो जाए या दोनों पक्षों की विजय हो जाए। किसी न किसी की तो हार होगी तो किसी न किसी की जीत होगी। तो इसी समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें जर्मनी की हार हुई थी और जो विजय जिनकी हुई थी उन्हें मित्र राष्ट्र बोला जाता है। तो विजयी राष्ट्रों में जो थे वो कौन कौन थे, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब जो थे वो विजयी हुए थे। लेकिन जिनकी हार हुई थी वो जर्मनी था मैन। अब कोई भी देश किसी युद्ध में जाएगा तो उसकी या तो हार होगी या जीत होगी। लेकिन इन सब के अलावा जो विजयी राष्ट्र हुए थे, विजयी देश हुए थे, उन्होंने जर्मनी के ऊपर जितना भी युद्ध में खर्चा आया था, मतलब जो भी नुकसान हुआ था वो सब जर्मनी के ऊपर थोप दिया। और ये बोला गया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो जर्मनी की वजह से ही हुआ है। तो अब इसी की वजह से उन्होंने 1918 में सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। 1919 में एक संधि हुई जिसे बोला जाता है वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि में ही क्या बोला गया था कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। अब इसी भरपाई के चलते हुए जो यूरोप के कंट्री थे या अमेरिका था, उन्होंने जर्मनी के कई हिस्सों पर, जो जैसे कोई कोयला के लिए जाना जाता था या फिर कोई जहाँ से आयरन निकाला जाता था या कहीं और संसाधन थे, उनको अपने अपने हिसाब से बांट कर उन पर अधिकार कर लिया गया था। अब जर्मनी को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि किसी भी देश के जब टुकड़े होंगे तो उस देश के नागरिकों को बहुत ज़्यादा अपमान महसूस होता है। तो इन्हीं सब को देखते हुए एक व्यक्ति का जन्म हुआ, मतलब जर्मनी के अंदर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। अब जैसे ही हिटलर का नाम आता है तो हमारे मन में सबसे पहले तो तानाशाही शब्द आता है, क्योंकि हिटलर ही एक ऐसा था जिसने मतलब तानाशाह जिसके लिए सबसे अच्छा जो प्रयोग होता है वो हिटलर के लिए, क्योंकि हिटलर ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। तो हिटलर की कहानी के बारे में बताया जाता है कि जब हिटलर जो था एक नाजी था और जर्मनी थे उसमें मोस्टली नाजी व्यक्ति ही रहते थे। लेकिन जर्मनी के अंदर कुछ यहूदी या जीसस ज्यूस इन्हें बोला जाता है, वो भी रहते थे। तो अब जर्मनी वालों ने ये ढूंढना चालू किया कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारे क्यों, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो ऐसे खोजते खोजते उन्हें पता चला कि हमारी जो हार के पीछे मेन कारण है वो है ज्यूस, मतलब यहूदी। उन्होंने सोचा कि मतलब उन्होंने पाया कि हमारी जो हार में सबसे बड़ा योगदान दिया है वो किसने किया है, यहूदियों ने। तो अब जर्मनी में जितने भी यहूदी थे अब उनको क्या लगने लगा था कि अब हमारा जो है जर्मनी में रहना सही नहीं है। तो कई जर्मनी के साइंटिस्ट जो कि यहूदी थे, अच्छा यहूदी कौम जो रहती है, यहूदी नस्ल है या जाति है, उसे ऐसा माना जाता था कि वो दुनिया की सबसे जो समझदार है या फिर सबसे होशियार जो नस्ल है वो यहूदी ही माना जाता है। तो कुछ यहूदी साइंटिस्ट थे वो तो जर्मनी को छोड़कर अमेरिका को पलायन कर गए। मतलब उन्हें पता था कि अगर जर्मनी में रहे तो हमारा जीवित रहना मुश्किल है। तो अब हिटलर ने क्या किया, क्योंकि हिटलर उस समय जर्मनी के लिए एक वो बोला जाता है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही जो हिटलर था वो जर्मनी वालों को, नाजियों को ये प्रोत्साहन देता था कि एक दिन हम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारे हैं उसका हम बदला लेकर रहेंगे। तो इसी के साथ में जो हिटलर है, ये माना जाता है कि जब हिटलर भाषण देने जाता था वहाँ लाखों की संख्या में उसे सुनने के लिए भीड़ आती थी। हिटलर उस समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो एक समय ऐसा आया कि हिटलर जो जर्मनी में एक सैनिक के पद पर था,
और एक समय ऐसा आया जब उसने जर्मनी को ओवरटेक कर लिया, मतलब जर्मनी के सबसे ऊपरी पद पर खुद जाकर बैठ गया। जर्मनी का जो सबसे पहला व्यक्ति है वो कौन बन गया? हिटलर बन गया। अब इसका बदला लेने के आक्रोश में, मतलब बदला लेने की चाह में, जनता तो उसके, जर्मनी की जनता तो हिटलर के साथ में थी ही थी, तो उसने क्या किया, इसी अपमान का बदला लेने के लिए, कौन से अपमान को, जो 1919 में उसे वार्सा की संधि थोपी गई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी नुकसान हुआ है वो सब जर्मनी से वसूला जाएगा। तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनी ने सन 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और यहीं से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर है जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में लगभग 6 सालों तक चला। तो इस कहानी में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? ओपेनहाइमर के बारे में, लेकिन हमने तो शुरुआत में नाम लिया उसका और अब बीच में कहीं उसका नाम ही नहीं लिया। तो ओपेनहाइमर कौन थे, चलो उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, ये जो 20 साल का अंतराल था सन 1919 से लेकर 1939 तक, इसमें जर्मनी ने बहुत मेहनत की। जर्मनी के साइंटिस्टों ने जर्मनी को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कि बहुत सारे तो हथियार बना लिए, और बहुत सारे जैसे युद्ध ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन या 6 दिन 10 दिन 2 महीने चले, युद्ध है जो सालों तक चलता है। तो जर्मनी जब युद्ध में उतरा था तो वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। तो अब सोचो उसके पास कितने हथियार होंगे, तो वो वहाँ के साइंटिस्टों ने तो मिलकर बनाए होंगे। अब उसी समय के दौरान एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी E = mc²। अब इस इक्वेशन में कहा गया, आइंस्टाइन ने बोला था कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मास और एनर्जी दोनों के दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं, मतलब मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जब उन्होंने ये, उस समय के सबसे जो बड़े वैज्ञानिक थे, जो सबसे महान वैज्ञानिक थे, उनमें उनका नाम आइंस्टाइन का आता था। आइंस्टाइन आज के समय में भी सबसे बड़े वैज्ञानिक ही फिजिक्स में माने जाते हैं। तो अब हर किसी देश के जो साइंटिस्ट थे वो सभी किस में लग गए कि कैसे भी करके हमें मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो उसी होड़ में जर्मनी के वैज्ञानिक भी लगे हुए थे, और भी यूरोप के कंट्री के जितने भी वैज्ञानिक थे वो सब एनर्जी, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। अब 1939 में युद्ध हुआ तो उसके लगभग 2-3 साल बाद ऐसा माना जाने लगा कि जो जर्मनी है उसने एटम बम बना लिया है। अब एटम बम इससे पहले कोई जानता भी नहीं था, बस एटम बम के बारे में सुना था कि एटम बम एक ऐसा विनाशकारी हथियार है जिससे हम दुनिया को भी तबाह कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी सबसे पहले आई, एक जर्मनी के ही साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लियो जिलार्ड। मतलब लियो जिलार्ड करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जर्मनी में चल रहे मतलब प्रोजेक्ट, किसके प्रोजेक्ट, एटम बम पर चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में अमेरिका को बताना चाहा। अच्छा, क्यों बताना चाहा? क्योंकि जो लियो जिलार्ड थे उनको पता था कि एटम बम कितना विनाशकारी हो सकता है। तो अब जो लियो जिलार्ड थे वो इतने बड़े साइंटिस्ट तो नहीं थे कि वो डायरेक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति से जाकर कहें कि ऐसे ऐसे जर्मनी में एटम बम पर काम हो रहा है। तो अब उन्हें अपनी बात किसी दूसरे से कहलवानी थी। अच्छा, दूसरे से किससे कहलवानी होगी? जो उस समय उस देश में पॉपुलर हो। तो उन्होंने इसके लिए किसे चुना? उस समय के सबसे महानतम वैज्ञानिक आइंस्टाइन को ही चुना। तो जब आइंस्टाइन ने, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था रूजवेल्ट, उनको खत लिखा कि ऐसे ऐसे जर्मनी जो है वो क्या कर रहा है, एटम बम बना रहा है। लेकिन जो लियो जिलार्ड थे उन्होंने बताया था कि जर्मनी जो है वो एटम बम बना चुका है। तो अब जब आइंस्टाइन ने उन्हें बताया, किसे, रूजवेल्ट को, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, कि जर्मनी एटम बम बना चुका है तो मैं भी एटम बम बनाना चाहिए। तो अब रूजवेल्ट ने क्या किया, मतलब अपनी एक टीम बैठाई, एक कमेटी बनाई, और उसमें ये कमेटी में डिसाइड किया गया कि अब अमेरिका को क्या करना चाहिए। तो उस कमेटी में डिसाइड हुआ कि अगर जर्मनी ने एटम बम बना लिया तो वो दुनिया को अपने इशारों पर चलाएगा, वो जैसा चाहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो अब ये डिसाइड किया गया कि अमेरिका भी एटम बम बनाएगा।
अब एटम बम बनाएगा, अब एटम बम ऐसा तो नहीं है कोई एक व्यक्ति एक दिन में बना देगा, उसमें तो सालों की मेहनत लगती है, हजारों लाखों उसमें क्या चाहिए, टीम चाहिए। तो अब एटम बम बनाने के लिए जो टीम, मतलब एटम बम बनाने के लिए जो साइंटिस्ट, वो प्रेसिडेंट थे, उनका क्या नाम था, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका नाम था रूजवेल्ट। उन्होंने एक टीम बनाई और उसका हेड बनाया, जो एक जनरल थे, आर्मी के जनरल थे, उनको हेड बनाया। अच्छा, उनका नाम था, जो आर्मी जनरल थे उनका नाम था एल ग्रुप्स। अब एल ग्रुप्स को उसका हेड तो बना दिया। अब ये परेशानी थी, जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है, जो एटम बम बनाना है, उसको लीड कौन करेगा। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बनाना था उसका नाम दिया था किसने, जो टीम थी उसने नाम दिया था, उसका नाम क्या था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसको नाम दिया गया था, जिसके द्वारा एटम बम को बनाना था। अब ये जो मीटिंग हुई थी या फिर एटम बम के बारे में जो रिसर्च वगैरह चल रही थी, वो सब शिकागो शहर में चल रही थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, आइंस्टाइन ने बताया था कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब लोग क्या करने लगे थे कि मास को लेबोरेटरी में मीजर करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब कितना मास लिया जाए जिससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस पर क्या करने लगे, रिसर्च करने लग गए। तो अब कौन सा मास चाहिए जिसमें से एनर्जी निकलती है, वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे उन पर रिसर्च होना चालू हो गया। अब जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, अब उस प्रोजेक्ट को हेड कौन करेगा, मतलब प्रोजेक्ट का हेड कौन रहेगा या लीड कौन करेगा। तो उस समय जो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, जो हमारा थंबनेल है, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर उस समय उस प्रोजेक्ट को, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, उसे लीड करने के लिए आ गया है। मैनहट्टन जो ओपेनहाइमर है उनके बारे में बताया गया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, इन यूनिवर्सिटियों से वो पढ़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है उसको लीड किया। अब ये जो बनाया जा रहा है शिकागो शहर में, जहाँ ये कहाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि खुले में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाए, ये धरती के अंदर सुरंगों में इसकी खोज चल रही थी, रिसर्च चल रही थी। तो उस समय लगभग 1942 में ही ये बात पता चली वहाँ के साइंटिस्टों में कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंटों के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो अब उन्हें पता चला, तो उन्होंने कहा कि शिकागो में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ये वही शिकागो है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जाकर हिंदी में भाषण दिए थे। तो अब उसके लिए एक नए शहर की स्थापना हुई। अच्छा, उस शहर का ही नाम क्या रखा, जो प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसी के नाम पर एक नए शहर की स्थापना हुई। उसका नाम था मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट, MED, मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ, अच्छा, इसके बारे में जो MED था उसके बारे में ये बताया जाता है, इसका कोई भी भौगोलिक स्थिति नहीं है, मतलब इसे अगर नक्शे पर ढूंढोगे तो ये मिलेगा ही नहीं, गूगल पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सीक्रेट मिशन था। अब इस पर मतलब कई हजारों लाखों की संख्या में लोग काम करते रहे, लगभग 2-3 साल बाद इसको बनकर ये तैयार हुआ। देखो, जो एटम बम बनाने के लिए जो शहर का नाम रखा गया था वो MED था, मतलब मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट था, जिसकी कोई भी भौगोलिक स्थिति नहीं थी। अच्छा, जो एटम बम बनाने की होड़ लगी हुई थी उसका एक और कारण था। एक तो आइंस्टाइन ने बोला था कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कारण ये भी था कि दुनिया की पहली कंट्रोल चेन रिएक्शन थी, वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एनरिको फर्मी, उन्होंने की थी। मतलब उन्होंने कैसे भी करके पहली रिएक्शन ऐसी थी जिसे कंट्रोल वे में रिएक्शन को कंप्लीट किया था। अब देखो, जो रिएक्शन होती है इसमें एटम बम में, वो क्या रहती है कि एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है, वो 2 या 2 से अधिक, मतलब वो 2 अलग एटम में टूटेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम क्रिप्टन में टूटेगा और बेरियम में टूटेगा, प्लस इसमें से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलेगी। अब यहाँ से क्या होगा, इसके जैसे एक एटम 2 में टूटेगा, 2 फिर 4 में टूटेंगे, 4 फिर 8 में टूटेंगे, 8 फिर 16 में, ऐसे करके एक चेन बनती है।
और एक जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, जब एक एटम दूसरे में टूटता, दो औरों में टूटता, तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो ये जो है एक चेन बनती चली जाती है, तो इससे बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, जैसे जब एटम बम बन के तैयार हुआ था अमेरिका का, जिसको लीड किसने किया था, ओपेनहाइमर ने, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें जो टीम लगी हुई थी वो लगभग 1.5 लाख लोगों की टीम बनी हुई थी। 1.5 लाख लोगों ने 3 साल तक, 1942 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 1945 में ये कंप्लीट हुआ, तो 3 सालों तक लगातार दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। और इसमें जो खर्चा आया था वो लगभग 2.2 बिलियन डॉलर का आया था, लगभग 2.25 अरब डॉलर का खर्चा आया था। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी, मतलब सरकार जिसे फंड दे रही हो ऐसा प्रोजेक्ट था। क्योंकि अब बनकर तैयार हुआ, ये बनकर जो है 12 जुलाई 1945 को बनकर तैयार हुआ। अब इसको 15 जुलाई 1945 को असेंबल करके रेडी कर लिया गया, टेस्टिंग की साइड पर ले जाके पहुंचाया, मतलब इसे टेस्टिंग साइड पर पहुंचाया गया। अब इसका जो टेस्टिंग टाइमिंग था वो था 16 जुलाई 1945 शाम को 4 बजे। लेकिन 15 जुलाई को जहाँ जो MED था, जहाँ टेस्टिंग की जानी थी, वहाँ बहुत बारिश हुई, इसीलिए जो टाइमिंग थी वो 16 जुलाई 1945 को 4 बजे रखी गई थी, उसे शिफ्ट करके 5:30 बजे कर दिया गया। अब इसको जो एटम बम था उसको एक टावर पर रखा गया, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। अब टेस्टिंग के लिए उसके आसपास कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहाँ कोई भी आदमी रहता हो, तो जहाँ टेस्टिंग साइट थी उससे लगभग 20-20 किलोमीटर की दूरी पर 3 बंकर बनाए गए, जिससे उसमें बैठकर ये निरीक्षण किया जा सके कि इससे कितनी तबाही हो सकती है। अच्छा, इसको इससे टेस्टिंग करने से पहले क्या वो माना जाता था कि उससे पहले कभी भी एटम बम का परीक्षण तो किया गया नहीं था। तो जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि ये कंट्रोल वे में रिएक्शन होगी, इसकी कोई संभावना नहीं है, हो सकता है ये अनकंट्रोल वे में हो जाए तो अमेरिका के लिए ही नुकसान पहुंचा दे, पूरा अमेरिका ही ख़त्म हो जाए। तो लगभग 2.5 करोड़ संभावनाओं में से एक संभावना ऐसी थी कि जिससे कि जो पूरी पृथ्वी की मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी का विनाश हो सके। मतलब साइंटिस्टों का मानना था कि इसमें से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी कि पूरी पृथ्वी की जो पॉपुलेशन है वही ख़त्म हो जाए। लेकिन एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे ओपेनहाइमर, जिन्होंने कहा कि ये जो परीक्षण है वो टेस्ट करो, कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमने निर्धारित किया है जितनी एनर्जी निकले, मतलब निकलनी चाहिए उतनी ही निकलेगी। तो एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे ओपेनहाइमर, जिन्होंने कहा कि इसे टेस्ट करो और कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, जितना हमने दायरा तय किया है उससे आगे इसकी रेडिएशन या फिर उससे ज़्यादा इसकी हीट एनर्जी नहीं जाएगी। तो अब जब क्या किया जाता है, विस्फोट किया जाता है इसमें या फिर इसको टेस्ट किया जाता है, तो ये माना जाता है कि लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी लपटें देखी गई। मतलब जो आग के गुब्बारे थे वो धरती की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक गए थे, और इसमें से इतनी अधिक मात्रा में एनर्जी निकली थी जितनी कि 15,000 से 20,000 TNT के विस्फोट से निकलती है। TNT क्या होता है, ट्राइनाइट्रेट टॉल्यूइन होता है। जितनी 15,000 से 20,000 TNT के विस्फोट से एनर्जी निकलेगी, उतनी एनर्जी इस एक एटम बम से निकली थी। अच्छा, इसका जो गुब्बारा था वो जिस जगह पे ये निरीक्षण किया गया था, परीक्षण किया गया था, बोला जाता है लगभग 3 फुटबॉल ग्राउंड के, जो फुटबॉल के ग्राउंड का आकार होता है उतने 3 ग्राउंड मिला दिए जाएं, इतना बड़ा धुएं का गुब्बारा बना था उस समय। तो अब जब इसकी टेस्टिंग हुई थी, टेस्टिंग कब हुई, 16 जुलाई 1945, टाइम था शाम के 5:30। अब इस टॉपिक को यहीं छोड़ के पहले उधर दूसरे विश्व युद्ध की तरफ आते हैं। देखो, दूसरे विश्व युद्ध में जो साथ दिया था वो, उसमें एक तरफ जर्मनी था, इटली था और जापान था। जर्मनी का हिटलर था और इटली का मुसेलिनी था, और जापान, इन तीनों के एक संगठन ने, इस तीनों के गुट ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। ऐसा बोला जाता था कि उस समय जापान को कोई रोकने वाला नहीं था।
दूसरे विश्व युद्ध में जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र थे उसमें से एक था जर्मनी और दूसरा था जापान। जापान जिसने मोस्टली जितने भी यूरोप के कंट्री है उनको खौफ में बैठा दिया था। मतलब उनके अंदर खौफ था कि जापान कभी भी आक्रमण कर सकता है, जापान हमें कभी भी अपने अधीन कर सकता है। तो फिर उसके बाद अमेरिका की एंट्री होती है दूसरे विश्व युद्ध में। उसने पहला जो परमाणु बम है वो कहाँ गिराया, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया। जो 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। ऐसा माना जाता है कि जो हिरोशिमा पर एटम बम गिरा था उसने लगभग 1.5 लाख लोगों की जान ली, और जो 9 अगस्त 1945 को फैट मैन गिराया गया था नागासाकी पर उसने लगभग 80,000 लोगों की जान ली। तो अब 3 दिन के भीतर 6 अगस्त और 9 अगस्त 3 दिन के भीतर जापान के लगभग 2 लाख से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए थे। देखो, जब भी युद्ध होता है तो युद्ध हमेशा एक देश की सेना का दूसरी देश की सेना के बीच में होता है, उसमें आम नागरिक इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जब एटम बम गिराया गया था वो तो ये नहीं पहचानता कि कौन आम नागरिक है और कौन इसमें सैनिक है, तो उसमें आम नागरिकों की 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तो इससे जो जापान था वो बैकफुट पे आ गया, और उसने दूसरे जो एटम बम गिरा था नागासाकी पर उसी के साथ उसने क्या कर दिया, घुटने टेक दिए, और जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार था वो फिनिश होता है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार किसकी वजह से ख़त्म हुआ? ओपेनहाइमर ने एटम बम बनाया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार एटम बम की वजह से ख़त्म हुआ था, और एटम बम किसने बनाया था? ओपेनहाइमर ने। अच्छा, एक मतलब 3 दिन के भीतर 2 लाख से अधिक लोगों की जान लेने वाला भी कौन था? ओपेनहाइमर। अब जब इसकी विजय हुई अमेरिका की, अब ओपेनहाइमर के बारे में फिर थोड़ा और जानते हैं। ओपेनहाइमर जब जापान में इतनी ज़्यादा तबाही हुई, जब ओपेनहाइमर को पता चला तो वो अंदर से टूट गया। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट है उसका आविष्कार किसके लिए किया था? चट्टानों को तोड़ने के लिए, क्योंकि वर्कर जो चट्टानों में रहते थे जब चट्टान टूट के आती थी तो एक तो उसे तोड़ने में बहुत मेहनत लगती थी, और जब टूटती थी वो तो वर्कर को ही मतलब कभी कभी वर्कर को ही क्षति हो जाती थी। तो इसीलिए उन्होंने जो डायनामाइट है उसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल के डायनामाइट का यूज कहाँ होने लगा? लोगों की जान लेने में होने लगा, युद्धों में होने लगा। तो इससे अल्फ्रेड नोबेल भी बहुत ज़्यादा टूट गए। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी उनकी संपत्ति थी उस सबको एक ट्रस्ट को दे दिया, और एक जिसे हम आज क्या कहते हैं पुरस्कार, नोबेल अवार्ड बोला जाता है, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उन्होंने वो बोला था कि जो भी कोई शांति के क्षेत्र में काम करेगा उसे ये दिया जाएगा। अब ओपेनहाइमर इतने ज़्यादा टूट गए कि उन्होंने किसी भी आगे भविष्य में अमेरिका में जितने भी प्रोजेक्ट हुए एटम बम ने या न्यूक्लियर बम से रिलेटेड, उसमें एक में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अमेरिका ने जब हाइड्रोजन बम बनाया तो ओपेनहाइमर ने इसका विरोध किया था, लेकिन जब इसका विरोध किया ओपेनहाइमर ने तो उन्हें मतलब अमेरिका ने बताया कि ये जो है यूएसएसआर में जाके मिल चुका है। यूएसएसआर जो आज का रसिया है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय किस किसकी हुई थी? जिसमें चाइना, रसिया, यूएसएसआर और ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी विजय हुई थी। तो अब उसको मतलब जो ओपेनहाइमर हैं उनको मतलब अमेरिका ने बताया कि ये यूएसएसआर में जाके मिल चुके हैं। अब देखो, इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक और कहानी आती है कि जैसे यूएसएसआर, रसिया आज का, और अमेरिका यूएसए, ये दोनों मिलकर विजयी हुए थे। और रसिया, अब यूएसएसआर ने क्या किया, इस पर अमेरिका पर आरोप लगाया कि तुम काय के मित्र हो, तुम 3 साल तक हमारे साथ युद्ध में लड़े हो और तुमने हमें बताया भी नहीं कि हम एटम बम बना रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका और रसिया में क्या हुई, मतलब जो इनकी जो युद्ध में साथ लड़ रहे थे वो उनमें आपस में युद्ध होने लगा, जिसे बोला गया शीत युद्ध। जो शीत युद्ध अमेरिका और रसिया के बीच में चला था, वो डायरेक्टली तो युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन इनडायरेक्टली वो युद्ध चला था। तो इसके बारे में कभी अलग टॉपिक बनाएंगे।
तो आज कोपेनहेमर के बारे में बताते हैं। फिर कोपेनहेमर जो थे, उन्होंने जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन थी जो उस समय अमेरिका में क्या थी, यहाँ से जो राजदूत थी वो अमेरिका में थी, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। अब उनसे खत लिखकर वो मतलब उन्हें खत लिखा विजय लक्ष्मी पंडित को कि मुझे तुम्हारे भाई से बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट एक लेटर भेजना है। उसमें क्या लिखना था, अब जो उनकी बहन थी उन्होंने अपने भाई को खत लिखा, तो उन्होंने कहा कि जो कोपेनहेमर हैं वो आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहते हैं जो कि फ़ोन पे नहीं की जा सकती। तो बोला जाता है कि जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बताया कि तुम्हारा जो साउथर्न एरिया है, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसमें थोरियम के भंडार हैं, और थोरियम ये भी क्या है, बम बनाने में काम आएगा। तो उन्होंने बताया था कि तुम इस थोरियम को पाने के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहना, और कैसे भी करके अमेरिका को ये थोरियम नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो अमेरिका और ज़्यादा विनाशकारी हो जाएगा। तो फिर कोपेनहेमर को लास्ट में कोपेनहेमर है, उनकी गले की कैंसर की वजह से मृत्यु हुई। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।